अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी डॉक्टर अमजद अयूब मिर्ज़ा साहब। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर हैविंग मी जी। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ईरान के प्रेसिडेंट जो हैं वो पाकिस्तान आए हुए हैं, हम उन पे तो बात करेंगे ही, लेकिन यहाँ पे कश्मीर भी आ जाएगा बीच में, क्योंकि जब इस्लामाबाद वो पहुंचे और जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी प्रेसिडेंट के साथ, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की, तो उन्होंने 2-3 बार कश्मीर का नाम लिया और उनकी कोशिश थी कि ऐसा लग रहा था कि उनकी कोशिश थी कि शायद प्रेसिडेंट जो है वो भी कश्मीर के बारे में कुछ कहें, लेकिन उन्होंने गजा का तो जिक्र किया, लेकिन कश्मीर का नाम बिल्कुल भी नहीं लिया। क्या लग रहा है आपको कि बार-बार जब भी कोई आता है पाकिस्तान में या पाकिस्तान के कोई लीडर कहीं जाते हैं तो वो कश्मीर का नाम ज़रूर लेते हैं। क्या कोई मसला हल होगा इससे, या आपको लगता है कि अब लोगों ने इस बारे में बात करना छोड़ दिया है? नहीं, देखें, कश्मीर का मसला तो तकरीबन बैनुल-अक़वामी जो है सतह पे हल हो चुका है। लोग जो इंडिया का मौक़िफ़ है कि 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरी सिंह ने इंडिया के साथ इलाक़ा का मुआहदा किया था जब पाकिस्तान ने अटैक किया, तो वो बड़ा पावरफुल लीगल डॉक्यूमेंट है। और फिर ओवर द ईयर्स लोगों ने देख लिया है पाकिस्तान को भी, और जो पाकिस्तान का दहशतगर्दी में किरदार रहा बलूचिस्तान में, जिस तरह से नस्लकुशी की जा रही है, खैबर पख्तूनख्वा में जिस तरह से नौजवानों को दहशतगर्द करार देकर तो मारा गया क्योंकि हर लाश के पैसे मिलते थे। तो वो फिर नौजवानों को लाइन में खड़ा करते थे, उनको मारते थे, फिर उनकी फ़ोटोएँ खींच के दिखाते थे, जी इतने दहशतगर्द मार दिए, और 10,000 या $15,000 पर दहशतगर्द के नाम पे वो लेते थे। अब इसी तरह से दुनिया ने देखा है कि पाकिस्तान ने कितनी दहशतगर्दी की है इंडियन कश्मीर में, तो इसलिए वो मौक़िफ़ पाकिस्तान का कमज़ोर पड़ गया है। और दूसरी बात ये है कि इंडिया की जो इकोनॉमिक बूम है, और जिस तरह से इंडिया अपने आप को अब चाइना और अमेरिका के मुकाबले पे एक मंडी के तौर पर पेश कर रहा है, और सस्ती लेबर उनकी सबसे बड़ी जो कमोडिटी है वो चीप लेबर है, और उसको देख के, और फिर इंडिया के पास इतना पैसा है उसको देख के लोग इंडिया के साथ अपने तल्लुकात अच्छे रखना चाहते हैं, और ऐसी कोई बात नहीं करना चाहते जिससे इंडिया अपसेट हो। ये वजह है ईरान के सदर का जो है वो कश्मीर की को इग्नोर करने का अपने दौरे पर। और चाबहार पोर्ट में इंडिया बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जिसको पाकिस्तान ने सैबोटाज करने की भी कोशिश की थी जैश-ए-दल के ज़रिए पिछले दिनों, तो वो नहीं करेगा बात इस पे। जी, कश्मीर बिल्कुल पे। सही, लेकिन इसके अलावा आप जो है इलेक्शन भी होने जा रहे हैं भारत में, और वो भी एक काफ़ी इम्पोर्टेंट इवेंट है जो वहाँ चल रहा है, और जाहिर है यहाँ पे इस वक्त ईरानियन प्रेसिडेंट का आना जो है यहाँ पर पाकिस्तान के लिहाज से वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और यकीनन जो है वो गैस पाइपलाइन के ऊपर भी बात की जाएगी, और एक तरह से अमेरिका की तरफ से भी कहा जा रहा है कि सैंक्शंस लग सकती है, लेकिन भारत जो है वो चाबहार पोर्ट जिसका आपने नाम लिया वहां पर काम कर रहा है ईरान के साथ ही। तो आपको लगता है कि मतलब वो चाबहार पोर्ट पे काम कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान को गैस पाइपलाइन के लिए मना किया जा रहा है? पाकिस्तान का मुकाबला इंडिया से तो नहीं किया जा सकता। इंडिया की जो इंटरनेशनल स्टैंडिंग है, डिप्लोमेसी के हवाले से, इंटरनेशनल जो मुआहदे हैं उनके हवाले से, उसका पाकिस्तान से कैसे मुकाबला कर सकते हैं? पाकिस्तान को तो इंडिया जो अमेरिकन जो असिस्टेंट फॉरेन सेक्रेटरी है, उसने ये तंबीह दी थी पिछले महीने कि अगर पाकिस्तान ने ईरान के साथ गैस पाइपलाइन के मुआहदे को आगे बढ़ाया, तो पाकिस्तान को भी जो है वो इक्तिसादी पाबंदियों का सामना करना हम्म। पड़ेगा। अब पाकिस्तान के लिए ये गैस पाइपलाइन बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि इससे जो है वो 750 मिलियन क्यूबिक फीट गैस इंतहाई सस्ते दामों ले सकता है, और पाकिस्तान को इसका बड़ा फ़ायदा होगा, क्योंकि वो गैस सबसे पहले प्रायोरिटी बेसिस पे सनत में दी जा सकती है, और सनत का एक रिवाइवल शुरू हो सकता है मिराकुलसली। आई मीन, दूसरा ये है कि ईरान को इससे आमदन होगी, तो वो अमेरिका ने वाज़ेह कर दिया है। इसीलिए मुझे शक ये है कि ये जो दौरा है ईरान के सदर का, ये गैस पाइपलाइन या ये 10 अरब का ट्रेड वॉल्यूम बढ़ाने के लिए नहीं है, बल्कि इसके पस पर्दा कुछ और अज़ाइम है। जी।
बिल्कुल यही, लेकिन सर जैसे हम मैंने पहले कहा कि इलेक्शंस भी चल रहे हैं भारत में, और यकीनन इस वक्त सबकी नजरें इलेक्शंस के ऊपर हैं। अभी तक जो कुछ हुआ, जिस तरह से फर्स्ट फेज की जो वोटिंग हुई और सब कुछ, मोदी जी की भी तकरीरें आई, कई दूसरे जो पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर हैं वो भी बात कर रहे। अरविंद केजरीवाल साहब का भी बड़ा चर्चा रहा कि वो अरेस्ट हुए। कैसे देख रहे हैं आप भारत के इलेक्शंस को? देखिए, भारत के हमें आदत पड़ गई है ना गैर शफाफ इंतखाबात की, तो हमें लगता है कि दुनिया में हर जगह जो है वो गैर शफाफ इंतखाबात होते हैं। इंडिया के अंदर एक पूरा लीगल सिस्टम है, एक पूरा इलेक्शन कमीशन, बड़ा बाइख्तियार इलेक्शन कमीशन है वो। और इंडिया के इलेक्शंस को और अरविंद केजरीवाल के जो मसला है इसको बीच में गड़बड़ नहीं करना चाहिए। वो करप्शन के केस में उनको हम्म। गिरफ्तार किया गया है, और वो काफ़ी मजबूत केस उनके खिलाफ बनाया गया है या वो बन गया है। वो ये है कि दिल्ली के अंदर शराब के जो ठेके हैं उसके अंदर उनकी बहुत ज़्यादा किक बैक्स हैं। इसके अलावा भी जाहिर है इंडिया का चीफ मिनिस्टर जो बनना है वो कोई मामूली चीज़ नहीं है। तो नहीं, वो उनको नौ और भी। बार कहा जा रहा है, उन्हें 9 बार अदालत ने बुलाया था, लेकिन वो नहीं गए, इसलिए हाँ तो उन्होंने फिर अरेस्ट हाँ तो वो किया जी। नहीं गए, तो वो उनको जाना चाहिए था। ये तो वही बात होगी, इमरान खान को बुलाए अदालत और वो ना आए, और फिर जब गिरफ्तार कर लें तो वो कहें जी हमें क्यों पकड़ा, मुझे क्यों पकड़ा। इंडिया के इंतखाबात जो है वो मुख्तलिफ मराइल में होते हुए ये जाके ख़त्म हो जाएंगे मई के एंड तक, और फिर जून में जो है वो 4 जून को गालबन इलेक्शन का रिजल्ट आ जाएगा। और इसमें अभी तक तो यही नज़र आ रहा है कि बीजेपी पहले से भी ज़्यादा बड़ी अक्सरियत से जीतेगी, क्योंकि एक मोमेंटम बिल्ड हुआ है ना। जो चाहे वो गलत है तरीके से किया गया या सही तरीके से किया गया, लेकिन एक मोमेंटम बिल्ड हुआ है इकॉनमी के हवाले से भी, रिलीजियस सेंटिमेंट के हवाले से भी, राम मंदिर के हवाले से, कश्मीर के हवाले से, नेशनलिज्म के हवाले से, कि उसको टैकल किया तो एक मोमेंटम बना है। लेकिन हैरत इस बात की है कि बीजेपी ने कश्मीर में लोकसभा के इलेक्शन में 3 सीटें पे अपने कैंडिडेट खड़े नहीं किए। वो मुझे समझ नहीं आ रही कि क्यों खड़े नहीं किए जी। बिल्कुल नहीं, खैर काम तो बहुत हुआ है मोदी जी की गवर्नमेंट में। जैसे कहा जाता है कि चाहे पहले से कुछ प्रोजेक्ट्स थे, चंद्रयान और दूसरे, इकोनॉमी जो है वो भी बहुत ज्यादा अब आगे की तरफ जा रही है। 2025 में ये भी कहा जा रहा है कि फोर्थ नंबर पे चली जाएगी भारत की जो इकोनॉमी है। तो ये सब चीजें तो डेफिनेटली हैं। आपको लगता है कि आगे जब नई गवर्नमेंट आएगी, भारत की जो भी आएगी, वैसे तो खैर मोदी जी की आएगी लगता है, लेकिन हमारे यहाँ की तरह तो है नहीं कि हम पहले से रिजल्ट अनाउंस कर दें। तो जो उनके साथ जिनके बॉर्डर लगते हैं, चाहे पाकिस्तान हो चाहे वो चाइना हो, आपको लगता है कि उनके साथ कुछ पॉलिसीज चेंज होंगी और कुछ अमन आएगा, या वही होता रहेगा जो पहले हमने देखा चाइना के साथ खासतौर पे टेंशन बनी हुई थी? देखें, इस वक्त जो है ना वो दो बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, दुनिया में हुई हैं। एक यूक्रेन वॉर है और एक इसराइल हमास वॉर है। अब इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इस साल इलेक्शन भी होने अमेरिका में है। तो अमेरिकी इंतखाबात में जो डेमोक्रेट पार्टी है वो इलेक्शन में हार सकती है सिर्फ यूक्रेन के मसले पे, क्योंकि इन्होंने ये सोचा ही नहीं था कि यूक्रेन की जंग इतनी तवील हो जाएगी। 2 साल से हम्म। ऊपर हो गए हैं इसको। और उस जंग की तवालत की वजह से जो अमेरिका का अपना असले का जखीरा था वो डिप्लीट हो गया है, वो कम हो गया है। तो अमेरिका में ये सवाल उठना शुरू हो गया है कि अमेरिका का अव्वलीन हदफ कौन है? इजराइल है, अपना सॉरी हमास है, यूक्रेन है, या चाइना है? चाइना और इंडिया पीछे बैठे हुए हैं। वो देख रहे हैं इस जंग में वेस्ट वाले, ब्रितानिया, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका दे दबादब पैसा लगा रहा है, ठीक है ना, और असला भी लगा रहा है। तो अब इस दौरान इंडिया को यह मौका मिला है कि इंडिया अपनी इंडिजिनस यानी होम मेड असला साज सनत को डेवलप करे इन 2 3 4 सालों में, 5 सालों में। और अगर ये डेवलप हो जाती है तो फिर अमेरिका बहुत पीछे चला जाता है, और फिर ये चाइना और इंडिया मध्य मुकाबले आ जाते हैं। दोनों एटमी ताकतें हैं, दोनों इकोनॉमिक पावर्स हैं, दोनों दुनिया की बड़ी आबादी वाले मुल्क हैं, बराबर की तकरीबन आबादियों वाले। तो फिर अगर ये इन मसाइल को हल नहीं करती इंडियन गवर्नमेंट जो नहीं बनती है, तो फिर हालात क्या होंगे ये कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन मेरा ख्याल है कि इनको करने पड़ेंगे। ये नहीं करेंगे तो फिर पैराडाइम चेंज हो जाएगा
ना सिर्फ ग्लोबल पॉलिटिक्स का बल्कि रीजनल पॉलिटिक्स का भी। जी मगर मिर्जा साहब, इस वक्त जो देखने में आ रहा है कि जो दो बड़ी कंट्रीज जिनका नाम हमेशा से हम सुनते आए, चाहे वो चाइना हो या चाहे अमेरिका, दोनों की हालत कहा जाता है कि खराब है। दोनों की इकोनॉमी भी इस वक्त यही कहा जा रहा है कि खराब है। अमेरिका की भी होती जा रही है और चाइना की भी। कोई तीसरी पावर आपको आगे आती हुई लग रही है? और ये दोनों कंट्रीज का जो हाल खराब हुआ है उसकी क्या वजह हो सकती है? देखें, इसकी वजह तो जायद पैदावार का बहरान है, और ये सरमायादारी निज़ाम का जो बूम एंड बस्ट साइकिल है, इसका ताल्लुक उससे है। चाइना में जो है, सबसे पहले जो बबल बस्ट हुआ वो प्रॉपर्टी का बबल था। एवरग्रांड प्रॉपर्टी जो उनकी कंपनी थी वो बस्ट हुई, और उसकी वजह से जितने प्रॉपर्टी की कंपनियों ने उसमें सरमायाकारी की थी वो भी दिवालिया हो गई, तो वहां से वो चला। अमेरिका में भी प्रॉपर्टी बबल बस्ट होने से 2008-9 में जो है वो माली बहरान शुरू हुआ। फिर नॉर्दर्न रॉक, लियम ब्रदर्स, ये बैंक्स दिवालिया हुए, और उसका नॉक ऑन इफेक्ट पूरी दुनिया में हुआ, क्योंकि ख़ास तौर पे यूरोप और ग्रीनलैंड के जो मुल्क थे, इन्होंने उन अमेरिकन बैंक्स में सरमायाकारी की हुई थी। सो मच सो के बरतानिया की लोकल बल्दिया जो थी, काउंसिल जो थी, इन्होंने भी उसमें इन्वेस्टमेंट की हुई थी, और आज तक ये उससे जांबार नहीं हो सके। चाइना इसलिए थोड़ा बहुत उसके बचने का चांस है कि चाइना के पास जो पैसे हैं, उनके सेफ्टी रिजर्व जो है, फॉरेन करेंसी रिजर्व्स और इंटरनल करेंसी रिजर्व्स, वो बहुत ज्यादा है। तो उससे वो ये है कि वो बस्ट जो है, जो वो क्रैश हुआ है इकोनॉमी, वो सॉफ्ट लैंडिंग कर सकता है। अमेरिका के पास ये सहूलत नहीं थी, जिसकी वजह से अमेरिका और यूरोप ने जो क्रैश लैंडिंग हुई है वो हार्ड लैंडिंग हुई है, जिसकी वजह से इतने साल 2009 से लेके ये आ गया 2024, अभी तक वो उसमें से जांबर नहीं हो सके, निकल नहीं सके। इंडिया के लिए भी ये एक चैलेंज है कि इंडिया के अंदर जो आने वाले 15 साल के बाद जो बूम एंड बस्ट साइकिल मुतवक्को है, मतलब है इसमें मेरी ख्वाहिश या का होना या वो उसका ताल्लुक नहीं है, ये सरमायादारी निज़ाम का जो निज़ाम है उसका लाजमी नतीजा है कि बूम के बाद बस्ट होगा बबल। अब इंडिया में वो प्रॉपर्टी में बस्ट होता है, या वो बैंकिंग में बस्ट होता है, या किसी और शोबे में बस्ट होता है, वो एक अलग बहस है, लेकिन वो बस्ट होगा, क्योंकि ये इसी तरह से ये बूम होती है और फिर बस्ट होता है। तो अगर तो इंडिया के पास ट्रिलियंस ऑफ रुपीस होंगे रिजर्व में, तो सॉफ्ट लैंडिंग होगी, और अगर नहीं होंगे तो फिर हार्ड लैंडिंग होगी, और इंडियन इकोनॉमी एक लंबे अरसे तक जो है वो जा सकती है, रिसेशन में है। ये आने वाले 10, 15, 20 साल में के खतरात हैं। इनको सामने रखते हुए ये भी ज़हन में रखना चाहिए कि जैसे ईरान है, इजराइल है, और मुल्क हैं जो मशरक़ वस्ता के या एशिया के, वो छोटी छोटी जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं और मसल फ्लैक्स कर रही हैं अपने इस वक्त इलाकों में, वो इन इकोनॉमीज के साथ अगर नथी होंगी, तो बड़ी इकोनॉमियों के गिरने के साथ वो भी गिरेंगी। तो इसलिए इस वक्त जो है वो कोशिश ये है पाकिस्तान की, ईरान की, इसराइल की, कि चीन से भी तल्लुकात रहें, अमेरिका से भी रहें, भारत के साथ भी पाकिस्तान बार बार कहता है तजारत शुरू करनी चाहिए, और ये सारी चीज़ें। तो ये एक बहुत ख़तरनाक रास्ते पर दुनिया इस वक्त जा रही है, जिसका अंजाम जो है, जो हालात चल रहे हैं, वो यही नज़र आ रहा है कि तबाही के सिवाय कुछ नहीं है, अगर ये बैठ के बात ना करें। सारे डाकू है ना, तो भाई बैठ के बात कर लो, भाई इस डकैती में से मेरा माल कितना है तो तेरा माल कितना है। मगर डॉक्टर साहब, अमेरिका का खास एक होल्ड रहा है, हम हमेशा से देखा है हमने कि मतलब सुपर पावर भी कहलाया है, सब लोगों को डिक्टेशन देना, धमकियां देना, सैंक्शंस लगा देंगे, ये कर देंगे, ये हर चीज की इजाजत के लिए अमेरिका की तरफ देखा जाता था। लेकिन अमेरिका का वो होल्ड अब, वो लोग कहते हैं जो अमेरिका में रहते हैं कि वो अब खत्म होता जा रहा है। अमेरिका जो है वो अब उस खत्म पोजीशन होते पे होते बहुत भी दिन टाइम नहीं रहने। लगेगा, खत्म होते होते भी वक्त लगेगा, ऐसे नहीं है कि कल खत्म हो जाएगा। नहीं है, वो तो नहीं, लेकिन खत्म होने जा रहा है। मैं ये कह रही हूँ कि ये आपको जा लगता रहा है है कि तो वो उसी फ्यूचर तरह अच्छा खत्म नहीं है? होने जा रहा है, जैसे कहते हैं पाकिस्तान बचने जा रहा है तो वो खत्म होने जा रहा है। ये नहीं, स्वीपिंग कोई स्टेटमेंट्स दूसरी में कंट्री सामने आ सकती है ना, कोई दूसरी कंट्री सामने नहीं आ सकती एज अ सुपर पावर? आज इंडिया, इंडिया इंडिया? बिल्कुल, बिल्कुल।
इंडिया के बारे में मैं आपको एक बात बताऊं कि इंडिया जो भी करता है खामोशी से करता है, हम्म। शोर डाल के नहीं करता। ठीक है, इंडियन कारोबारी लोग होंगे, बड़े बड़े बिजनेसमैन होंगे, प्राइम मिनिस्टर होगा, पजामा कुर्ता पहन के जाएगा लोगों के बीच में, जेब में चाहे उसके 1 बिलियन रुपीज का चेक पड़ा हो, खामोशी से। हमारी तरह नहीं है कि जेब में 2 रुपए हैं और बाहर जाके कहते हैं हमने, आओ जी चलो मैकडोनल्ड खाते हैं। सर जिंदा दिल लोग हैं हम, थोड़े में भी मैकडोनल्ड खा लेते हैं, हाँ क्या हाँ बात हाँ कर रहे हैं आप। हाँ, और ये देख लीजिए हैप्पी इंडेक्स में हम ऊपर हैं भारत से। हाँ, हैप्पी इंडेक्स में हमें ऊपर है। टेंशन नहीं रहती हाँ, ना, हमें 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 करना क्या बिल्कुल है, इधर से पैसा मांगना है, उधर से पैसा मांगना है, हमें काम तो कोई करना नहीं बिल्कुल है। बिल्कुल। लेकिन अभी भी जो पैसा आ रहा है, लास्ट में मैं पूछना चाहूंगी, अभी भी जो पैसा आ रहा है, चाहे वो वर्ल्ड बैंक से हो, आईएमएफ से हो, या सऊदी अरब से हो, क्या वो पैसा सही जगह पे लगेगा, एनर्जी सेक्टर या दूसरे जिस काम के लिए लिया जा रहा है, या आपको लगता है फिर पैसा इसी तरीके से घूम फिर के खा जाएंगे और फिर एक और प्रोग्राम में जाने के लिए तैयार हो जाएंगे? देखिए, सबसे बड़ा मसला तो ये है कि कर्जे और उनके सूद की अदायगी के लिए आपको 24 अरब डॉलर की जरूरत है। वो 24 अरब डॉलर पहले तो मुझे बताएं कहाँ से आएगा? पाकिस्तान के पास तो 3-4 अरब डॉलर भी नहीं है। वो भी जो हम्म। है थोड़ा बहुत, वो अपना नहीं है, कर्जे का है। तो पाकिस्तान के कम के इकोनॉमिक मसाइल तो हल नहीं हो सकते, मुआशी मसाइल तो हल नहीं हो सकते आने वाले इस दौर में, ये खास तौर पे इस हुकूमत के दौर में तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते। लेकिन आपको जो चीज नजर नहीं आ रही, जिससे आप लोगों ने कबूतर की तरह, जैसे कबूतर आंखें बंद कर लेता है, आप लोगों ने, पूरी कौम ने आंखें बंद की हुई हैं, वो है बलूचिस्तान का मसला। आपको क्यों समझ नहीं आ रही कि बलूचिस्तान में अब औरतों ने भी हथियार उठा लिए, नौजवान लड़कियों ने, कॉलेज और यूनिवर्सिटी की लड़कियों ने किताबें छोड़ के बंदूकें उठा के मजीद ब्रिगेड में शामिल हो रही हैं, लड़ रही हैं, मर रही हैं, शहीद हो रही हैं। वो आपको नजर नहीं आ रहा, वो आपको नजर नहीं आ रहा। आपको पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के अंदर जो लोग एहतजाज कर रहे हो, कोई उनकी सुन नहीं रहा, उसकी वजह से जो बेचैनी और हिजान पैदा हो रहा है उस माशरे में, वो आपको नजर नहीं आ रहा। आपको वो आतिश फिशां के अंदर जो लावा पक रहा है वो नजर नहीं आ रहा। आपको समझ नहीं आ रही कि ये लावा जब फटेगा तो फिर लावा ये नहीं देखता कि उसके रास्ते में आने वाला पंजाबी है या कश्मीरी है या पश्तून है या सिंधी है या हिंदू है या मुस्लिम है। उसके रास्ते में जो भी आता है वो जल के खाकस्तार हो जाता है। उसका आप लोग पहले आप हल क्यों नहीं निकालते? उसका पहले हल निकालें। बलोचों के साथ जो धोखा किया है उसको तस्लीम करें, उसको सही करें। जम्मू कश्मीर की रियासत के साथ जो धोखा किया, जो हमला किया, उस मसले को एड्रेस करें उनके साथ बैठ के। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए डॉक्टर साहब। ये तो सब जो खास तौर पे जो मीडिया के लोग हैं तो काफी टाइम से कह रहे हैं कि इस चीज का कोई हल निकलना चाहिए, वरना आपने देखा किस तरह से चाइनीज पे अटैक हुआ, फिर जापानीज पे अटैक हुआ, और यकीनन ये कहीं ना कहीं वही लोग हैं जो बलूचिस्तान से बिलोंग करते हैं या किसी भी ऐसी जगह से जहां पे उनको उनके राइट्स नहीं मिल रहे। तो ये भी कहा जाता है कि तभी वो इस किस्म के अटैक कर रहे हैं ताकि उनको नोटिस किया नहीं, जाए। आप काबिज हैं, राइट तो तब बात की बात आ जाती है। पहला बात यह कि आपने बलूचिस्तान पे 28 मार्च 1948 को कब्जा किया, फौजें भेज के। मुआहदा करने के बाद भी, के मोहम्मद अली जिन्ना ने मुआहदा किया, लियाकत अली खान ने दस्तखत किए, 4 अगस्त को मुआहदा हुआ, 5 अगस्त को दस्तखत हुए, 11 अगस्त 1947 को ऐलान हुआ कि ये मुआहदा हो गया है। उसकी तरह का मुआहदा आपने जो है वो 11 अगस्त को आपने हम्म। जम्मू कश्मीर के महाराजा के साथ किया कि आप आज़ाद रियासत होंगे, सारा कुछ ठीक होगा। और फिर पहले आपने जम्मू कश्मीर पे हमला कर दिया, फिर आपने बलूचिस्तान पे हमला कर दिया, दोनों पे कब्जा कर लिया। अब आप कहते हैं हकूक की लड़ाई है। हकूक की लड़ाई नहीं है, आज़ादी की लड़ाई है। बिल्कुल, लेकिन सर इतना भी आसान काम नहीं है ना। जाहिर है जो अथॉरिटीज हैं, जिनको यानी जो मुल्क चलाते हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, उनको ये बात समझाना या ये बात उनके लिए समझना जो है, मुझे नहीं लगता कि वो पॉसिबल है कि वो हाँ, तो इसका आजादी एक के ही ऊपर रास्ता चले। फिर, इसका मतलब है कि फिर एक ही रास्ता है, और वो रास्ता जंग का है, वो रास्ता बंदूक का है। आप लोग ये रास्ते पे चलना चाहते हैं? आप चाहते हैं कि हम लोग इस रास्ते पे चलें? हम लोग भी नहीं, बलोचों की ऐसा तरह कोई बंदूक नहीं उठा लें, चाहता। सिंधी भी चाहते बंदूक उठा ले? नहीं जब आप इसका समझना खैर, ही नहीं चाहते एक चीज को। नहीं इसका कोई ना कोई मतलब बातचीत के जरिए, डायलॉग के जरिए इसका बातचीत कुछ नहीं हो हल होना सकती ना। चाहिए। बलोचों ने हमेशा बात बलोच ने की है। आपने उनको फांसियां दे दी हैं पहाड़ों से उतार के। कुरान लेके आप लोग हाथ में गए कि ये कुरान है, आ जाओ, तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। उसके बाद उनको फांसियां दे दी, नौरोज खान को जेल में डाल दिया, बूढ़े आदमी को, उसको पता नहीं जहर दे के मार दिया वहां। मतलब है, क्या बात कर रहे हैं आप? मगर अब ठीक होना पड़ेगा ना सर, बार बार तो इस तरह की चीजें नहीं हो नहीं सकती। हो अब वो सकता जमाना ठीक, तो नहीं है नहीं ना हो कि सकता, छुपा के ये नहीं रखें। हो।
इसको ठीक करने का एक ही तरीका है कि जो पहाड़ों पे शर्मचार हैं उनसे बात की जाए, उनको बुलाया जाए, या आप वहां जाएं बगैर असले के, उनसे बात करें, मुज़ाकरात करें, कैमरों के सामने बात हो, सारी बात लाइव हो, कैमरों के सामने हो, पूरी दुनिया देखे। आप अपनी गलती तस्लीम करें कि मोहम्मद अली जिन्ना ने एक साजिश के तहत जो है वो कल्लात के ऊपर कब्जा किया, रियासत कल्लात पे, कोयटा पे, लसबेला पे, नसीराबाद पे, नोशकी पे नाजायज कब्जा किया। तस्लीम करें कि पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर पे अंग्रेजों के कहने पे हमला किया गया, वो गलत था, माफी मांगे, आजादी दें, और फिर दोस्ताना बराबरी की बुनियाद पे दोस्ताना ताल्लुकात कायम करें। अभी भी हम कहते हैं कि हम दोस्ताना ताल्लुकात कायम करने के लिए तैयार हैं। इतने लोग कत्ल करने के बावजूद, इतने लोगों औरतों की असमत दरी के बावजूद हम फिर भी इतने शरीफ या बेवकूफ हैं या शरीफ हैं कि कहते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ दोस्ताना ताल्लुकात रखने के लिए तैयार हैं। हमारी जान छोड़ो बाबा। नहीं, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि अमन हो और जिस तरह से वहाँ के लोग चाहते हैं, उनकी मर्ज़ी के मुताबिक फ़ैसले हों। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब कि आपने आज जॉइन किया। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।